आप देख रहे हैं विशेष खबर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। सोशल मीडिया बंदी का गुस्सा और वंशवाद, भ्रष्टाचार की आग में आखिरकार क्यों झुलस गया नेपाल? भारत के पड़ोसी देश नेपाल में लगातार हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया एप्स पर बैन के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन ने हिंसक रूप जो है वो नेपाल में ले लिया है, जिसमें अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। नेपाल में बीते 2 दिनों से अराजकता का माहौल हर तरफ नजर आ रहा है। गैर पंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले के बाद नेपाल के युवाओं ने जो आंदोलन छेड़ा, या कहा जाए जेनजी ने जो आंदोलन छेड़ा, वो देखते देखते काठमांडू से लेकर के पूरे नेपाल में फैल गया है। स्थिति ये हो गई है कि सोमवार को सबसे पहले गृह मंत्री और फिर मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को इस्तीफा देना पड़ गया। इसी के साथ भारत के आसपास के देशों बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ अब नेपाल भी उन देशों में शामिल हो गया है। बीते वर्षों में भारत के पड़ोस में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार और मालदीव भी ऐसे देश हैं जहां पर राजनीतिक संकट जो है वो गहराया हुआ है, और अब नेपाल में भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। जनरेशन जी, या फिर जिन्हें जेनजी भी कहा जाता है, जेनजी कह के संबोधित किया जाता है, उन्होंने सरकार से अलग अलग मुद्दों पर जवाबदेही तय करने को कहा। पहली नजर में ये गुस्सा सरकार की ओर से सोशल मीडिया बैन करने के फैसले का लगता है, लेकिन असलियत इससे कहीं और अलग है, कहीं और गहरी हुई है। सोशल मीडिया बैन तो बस उस चिंगारी का काम कर गया जिसके पीछे लंबे वक्त से जमा हताशा और गुस्सा जो है वो छिपा हुआ था। असली वजह है परिवारवाद और भ्रष्टाचार। पिछले 17 सालों में नेपाल में 14 सरकारें बदली हैं, यानी कि लगभग देखा जाए तो हर साल नया प्रधानमंत्री। मौजूदा प्रधानमंत्री जो थे केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, पुष्पकमल दहल प्रचंड, बाबूराम भट्टराई, लगभग सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। नेपाल की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ करीब $1300 जो है वो सालाना है। नौकरी और अवसरों की जो कमी है वो भी इतनी ज़्यादा है कि करीब 10% नेपाली युवा जो हैं वो रोजगार के लिए विदेश जाते हैं। नेपाल की राजनीति में परिवारवाद है, सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गाँव और कस्बों तक भी फैला हुआ है। भ्रष्टाचार जो है वो भी चरम पर है। नेपाल की राजनीति में परिवारवाद और राजनीतिक अस्थिरता का आलम यह है कि देश में एक ही नेता बार बार सत्ता में जो है लौट आता है। केपी शर्मा ओली 4 बार जो है वो प्रधानमंत्री रहे। शेर बहादुर देउबा 5 बार जो है वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वहीं प्रचंड पुष्पकमल दहल जो है वो 3 बार प्रधानमंत्री बने। बाबूराम भट्टराई जो है 1 बार प्रधानमंत्री रहे। हैरानी की बात यह है कि इन सभी पर भ्रष्टाचार और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे हैं। अब इतने कम समय में एक ही चेहरे का बार बार सत्ता में लौटना और भ्रष्टाचार के आरोप बार बार लगना, यह दिखाता है कि राजनीति नए लोगों के लिए लगभग बंद दरवाजा है। नेपाल की राजनीति एक तरह का इस समय जो नजर में आ रहा है वो बिजनेस मॉडल नजर आ रहा है। नेता चुनाव जीतकर सत्ता में आते हैं, सत्ता से पैसे और पद लेते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच अभी चीनी दबाव जो है वो भी नजर आ रहा है साफ तौर पर। इन हालातों में जब आम नौजवान संघर्ष करता है भ्रष्टाचार के खिलाफ और नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लग्जरी गाड़ियां चलाते दिखते हैं, तो गुस्सा फूटना लाजमी है। हालांकि अब सब कुछ जो है वो नकारात्मक नहीं है। काठमांडू के युवा मेयर बालेंद्र शाह जैसे नए चेहरे जिनका उदय जो है वो सोशल मीडिया के जरिए ही हुआ, युवाओं को उम्मीद दे रहा है, और इसलिए अभी आप देख सकते हैं वहाँ प्रोटेस्ट चरम पर है। ये चेहरा इस बात का सबूत है कि बदलाव मुमकिन है। हो सकता है कि उन्हें कभी भी नया बड़ा पद दिया जो है जा सकता है, लेकिन इस वक्त जो नजरिया ही आ रहा है वो ये है, सोशल मीडिया बैन की आड़ में क्या भ्रष्टाचार छुपाया जा रहा है। चीन ने जो पोखरा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, उसमें चीन का बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट है। नेपाल में चीन का इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अमेरिकन ऐप्स को बैन करना, लेकिन चीन के ऐप्स को पूर्ण रूप से खुली छूट देना, कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि क्या चीन की गोदी में जाकर के केपी शर्मा ओली की सरकार जो है उसने नेपाल को बैठा दिया, और इसके कितने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये भी इस समय देखने को मिल रहा है। बहरहाल लगातार अपडेट हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए विशेष खबर। नमस्कार।